हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका अंग भाग 1 में हम डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग की परिभाषा, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल इज ए स्पेशलाइज्ड एंटिटी प्रेजेंट इनसाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल that perform a specific function. Cell consists of nucleus, plasma membrane and cytoplasm. Other than this, different structure like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, mitochondria, plastid and vacuoles are also present. All of these are cell organelles. कोशिका न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। साथ ही इसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सभी को एक साथ कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका के अंग होते हैं और प्रत्येक अंग की संरचना व कार्य अलग अलग होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक जीवित कोशिका के जीव द्रव्य को चारों ओर से घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी व भीतरी परत प्रोटीन द्वारा बनी होती है तथा मध्य परत का निर्माण फॉस्फोलिपिड द्वारा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सैंडविच मॉडल डेनियल डेवसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें बाहर की तरफ दोनों लेयर, अंदर और बाहर दोनों परत प्रोटीन की बनी होती हैं तथा मध्य में द्विस्तर फॉस्फोलिपिड का दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर along with 2 types of protein like embedded protein and peripheral protein that function is the movement of particles. The most abundant lipid is phospholipid which contain a polar head and non-polar tail. The embedded protein acts as a channel for the transfer of particle across the cell. The peripheral protein function as to provide mechanical support to the structure of the cell. जो सेल मेम्ब्रेन है वह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है तथा इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट इज एम्बेडेड प्रोटीन जो चैनल की तरह कार्य करते हैं और मटेरियल के ट्रांसफ़र में मदद करते हैं, तथा सेकेंड टाइप के प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है। इट रेगुलेट व्हाट कैन बी अलाउड टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द सेल थ्रू चैनल्स। यह रेगुलेट करती है कि कौन से पदार्थ को अंदर जाना है और किस पदार्थ को बाहर भेजना है। ये सब चीज़ों के लिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है चैनल की सहायता से पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। इट जनरेट डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यह सिग्नल को जनरेट करती है बाहर अंदर व बाहर की तरफ, और साथ ही यह कटे फटे टूटे पदार्थों की मरम्मत में भी मदद करती है। कोशिका में उपस्थित पदार्थों को पहचानने का कार्य करती है। बाहर की तरफ जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें यह आइडेंटिफाई करती है। टेनिन, गोंद, क्यूटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन आदि के सिक्रेशन का कार्य भी सेल मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, एन एडिशनल नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक एडिशनल लेयर होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह नॉन लिविंग होती है। यह केवल प्लांट सेल के चारों ओर पाई जाती हैं तथा कोशिका झिल्ली की सुरक्षा का कार्य करती है। यह कठोर होती है और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और प्रोटीन्स की बनी होती हैं। फंगस में यह काइटिन की बनी होती हैं। ए सेल वॉल इज मल्टी लेयर्ड विथ अ मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यह मल्टी लेयर्ड होती है जो
मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। मिडिल लेमिला जो होता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका का आकार व आकृति को निश्चित बनाए रखती है, सेल को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। सेल वॉल में जैव रासायनिक गतिविधि कोशिका व कोशिका के मध्य संचार में योगदान करती है, कीड़े व रोग जनकों से यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ आप देखेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये मिडिल लेमिला दिखाई दे रही है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, यह कठोर होती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। सभी जीवित कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसकी यह शब्द सर्वप्रथम स्टारबर्गर के द्वारा दिया गया था। कोशिका भित्ति व केंद्रक के अलावा शेष बचे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह जेली जैसा सब्सटेंस होता है, रवेदार होता है, अर्ध तरल पदार्थ है, चिपचिपा होता है। इसके यदि हम कार्य देखें तो मोस्ट ऑफ द वाइटल सेलुलर एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म। सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती हैं। इट एक्ट एज ए बफर एंड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अदर ऑर्गेनेल्स। यह जेनेटिक मटेरियल का प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। साइटोप्लाज्म हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर पदार्थों के मूवमेंट में मदद करता है, हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। यह एक प्लास्टिड का प्रकार है दैट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यह प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन एन एसेंशियल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल नेसेसरी टू ट्रैप सनलाइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट में एक एसेंशियल पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक कहा जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी संरचना यदि हम देखें तो इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ इट्स ओन डीएनए। यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेल होता है, जिसका स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है। दीज आर यूजुअली लेंस शेप्ड। दे हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, एन इनर मेम्ब्रेन and a thylakoid membrane that enclose a gel-like material called stroma. The outer and inner membrane is porous and allow transport of material, while the stroma contain DNA, chloroplast, ribosome, protein and starch granules. जो क्लोरोप्लास्ट है वह लेंस के शेप का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। दोनों मेम्ब्रेन पोरस होती हैं जो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। यह कोशिका का महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल होता है। इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप पाया जाता है, स्पेस मौजूद होता है जिसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बीच में इसके स्ट्रोमा यानी कि तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा में राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ग्रेनम, लेमिली, डीएनए आदि मौजूद होते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यह सिक्के की गड्डी जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसे ग्रेनम कहा जाता है और ग्रेनम की एक इकाई थैलेकॉइड कहलाती है।
ये सभी यूनिट्स जो होती हैं लेमिली के द्वारा जुड़ी होती हैं, लेमिला के द्वारा अटैच्ड होती हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कार्य, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्म करना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना। साथ ही यह फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, इसे कोशिका का अंतःकंकाल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ प्रेजेंट एन interconnection of tubules that are connected to the nuclear membrane in eukaryotic cell. These are two types of ER based on presence and absence of ribosome on them. RER with ribosome attached on the cytosolic phase of endoplasmic reticulum and thus is involved in a protein synthesis. SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम एंड हैज़ फंक्शन ड्यूरिंग द लिपिड सिंथेसिस। जो ER होता है वह दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। SER में राइबोसोम की एब्सेंस होने के कारण इसकी सतह चिकनी होती है तथा RER में राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण इसकी सतह खुरदुरी होती है। RER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है जबकि SER लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। यदि हम इसके फंक्शंस देखें ER के, तो ER जो होता है वह लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न की प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में मदद करता है। साथ ही यह सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स के बनाने में मदद करता है। कोशिका के अंदर व बाहर विभिन्न पदार्थों का संवहन भी ER द्वारा किया जाता है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले होने के कारण कंकाल की तरह कार्य करती है व मैट्रिक्स को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। ER से प्रोप्लास्टिड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स का निर्माण भी होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।